अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ करेंगे। आप सबकी सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है आप हमें बताएं, और साथ साथ हम अच्छी बात से अपने जब शो का आगाज़ करते हैं तो जनाब हम ये देखते हैं कि इंसान चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ हैं उसको ना समझता हो। और जब इंसान अपने फ़राइज़ को तनदही से अंजाम देने की कोशिश करता है, उसके अंदर धुन होती है, उसके अंदर लगन होती है और साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो ही वो कामयाबी की मंजिलें तय कर सकता है। और साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमें अगर अपनी कोई गलती है उसका एतराफ़ कर लें, घर वालों का ख्याल रखें, मस्बत अंदाज में चीज़ों को लेके चलें, पॉजिटिव वाइब्स लोगों में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। जो अपनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जब किसी घर में रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जब हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो जहाँ पर मोहब्बत होती है, जहाँ पर प्यार होता है, वहाँ पर इख्तलाफ भी होता है। तो उन झगड़ों को खुश असलूबी से निपटाने की कोशिश किया करें। और छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जहाँ पर अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो यकीन करें कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मैनेज हो सकती हैं। जो लोग ज़िम्मेदार नहीं होते वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होते और उनकी ज़िंदगी में कोई कदर भी नहीं करता है, चाहे वो उनके घर वाले हों, चाहे वो उनके दोस्त अहबाब हों या वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हों। तो सबको चाहिए कि ज़िम्मेदारी से अपना काम करें, एहसास करें कि आपको जो काम दिया जा रहा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके आगे जाके क्या असरात होंगे। तो अपने जो भी जिम्मेदारियां उसे बखूबी निभाएं और ईमानदारी से निभाएं। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के शो का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे वेदर पर, और जब मौसम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में अब सर्दी की शिद्दत में कमी आती जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सूरज निकल चुका है और जो धुंध का मौसम था वो भी अब ख़त्म हो गया। जबकि इस्लामाबाद में मौसम है तो दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इस्लामाबाद वाले जब ज़रा ड्राइव करें और बाहर जो उन्होंने घरों से जाना है वो ज़रा मौसम को मद्देनज़र रखते हुए निकलें, क्योंकि आज मौसम कुछ तब्दील होता दिखाई हमें दे रहा है। इस्लामाबाद के बाद अब हम रुख करेंगे कराची का। तो कराची में तो लगता है कि अब गर्मी आने ही वाली है, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन शाम में मौसम कराची में ठंडा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं और जो साहिली इलाके हैं ख़ासतौर पर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे अभी भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची के बाद पेशावर का रुख करते हैं। तो पेशावर और इस्लामाबाद का मौसम आज काफ़ी मिलता जुलता है, वहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। थंडरस्टॉर्म की जो है वो प्रेडिक्शन दी गई है, 11 कम से कम दर्जा हरारत रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और पेशावर में बारिश भी हुई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, लेकिन देन अगेन आपने ख्याल रखना है। और कोयटा में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम खासा खुशगवार है, बारिश हो रही है, ठंड जो है उसकी शिद्दत में भी कमी आ चुकी है। तो कोयटा वाले तो लग रहा है अब आज इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले। और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुआ है वो कुछ दिनों तक जारी रहेगा। तो जब भी आप घर से निकलें, अगरचे धूप हो, ठंड हो, लेकिन आपने अपने घरों से निकलते वक्त एक तो जो गर्म कपड़े हैं, शॉल्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, उसका इस्तेमाल लाजमी करना है। आप अभी ये नहीं समझें कि ठंड चली गई, क्योंकि मौसम अभी भी करवट ले रहा है, जाती है आती है। तो ज़रा उसके हिसाब से अपने आप को प्लान करके रखें। बारिश का अगर मौसम है तो छतरी वगैरह लेके जाएँ, ताकि आप एकदम से, क्योंकि मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो हम उस वक्त ख्याल नहीं करते, फिर जब बाद में हमें हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ मौसम बदल रहा था। तो मौसम की तब्दीली के वक्त अपना ख्याल रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, जो लोग बाहर जाते हैं उनका खासा ख्याल रखें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी जो हमारे
करंट हीरोज़ हैं उनको हम नहीं भूले हैं और उनसे आपकी मुलाकात गाहे बगाहे करवाते रहते हैं। तो आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा अशरफ साहिबा, जो कि इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं और उन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन अवार्ड प्लेयर मुतअद्दिद दफ़ा वो जीत चुकी हैं। कराटे की इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट चैम्पियन हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो चैम्पियनशिप्स के फाइनल तक जाती हैं। भारत को शिकस्त दी है उन्होंने इस दफ़ा और गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान आई हैं और साथ साथ ट्रेनर भी हैं, कोचिंग भी करती हैं, साथ रेफरी भी हैं। तो मल्टी टैलेंटेड जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे तैयबा को शो के अंदर। वेलकम तैयबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मुझे आपसे डरने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं मैंने गलत सवाल कर दिया एक कराटा नहीं। कैसी है, कैसे शौक हुआ कराटे का? वाई कराटा क्यों चूज किया? एक्चुअल में जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो वहाँ पे मुझे वैसे स्पोर्ट्स का शौक था। ठीक है। और मैं ब्रूस ली और जैकी चैन को फॉलो करती थी, उनकी मूवीज़ वगैरह देखनी और इंटरेस्ट था थोड़ा, तो किक्स वगैरह कर लेती थी। जब मैं कॉलेज में गई तो सर अकरम खान वहाँ पे थे जो हमारे कोच थे, वो ये स्टार्ट करवा रहे थे कराटे। तो स्पोर्ट्स के थे तो डाल दिया मैं कि जाओ आप लोग स्पोर्ट्स वाले हो, खेल लो, देखो क्या है। गए वहाँ पे सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि जब मैं फ़र्स्ट अपना टूर्नामेंट खेलने गई थी कसूर का, और मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी कराटे की ना बहुत से स्टाइल्स होते हैं। सही। उसमें हमारा स्टाइल है तिनशिनकान और शोतोकान, जिसकी फेडरेशन है आल पाकिस्तान शोतोकान कराटे। तो इसकी चैम्पियन हूँ मैं इस स्टाइल में। तो सर जब हमें स्टार्ट करवाया था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे कसूर में, मुझे याद है कि टूर्नामेंट था और मेरे स्टार्ट में घर वाले नहीं मानते थे। सही। कि भी सेहत नहीं है, मतलब नहीं करो, तुम्हारी सेहत नहीं है, नहीं होगा, ये होगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किए तो उन्होंने नहीं कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं करते आप। मैंने खुद ही पैसे किए जमा और कर लिए। सही। कसूर के लिए जाने के लिए वो मान गए थे, तो वहाँ पे मैंने फाइनल में ब्लैक बेल्ट को बीट किया था। तो तब मुझे लगा था प्रोफेशनल में इसको लेके जाना चाहिए। बाकी बाद में हमारे जो आल पाकिस्तान शोतोकान कराटे के प्रेसिडेंट है और मुझे कोचिंग भी करवाई इन्होंने इंटरनेशनल के लिए, सर बशीर भट्ट साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा भी ट्रेनिंग करवाई साथ में। उनकी वजह से भी बहुत नेशनल्स मैंने जीते। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल तिनशिनकान एंड शोतोकान कराटे था जहाँ पे मैंने फ़ाइट खेली है और वहाँ से इंटरनेशनल। तो ये जो आपके मुख्तलिफ बैजेस लगे हैं आपके ब्लेजर के ऊपर, ये कौन कौन से बैजेस हैं? ये आपको इवेंट्स से जहाँ पर आपने जीता है? नहीं, ये हमारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे लाइंस वाले आए थे, उन्होंने दिया। सही। फिर ईरान गए थे, वो ईरान का और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है। तो अच्छा ये बताएं कि अब तक कितने इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिनमें आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं? अभी तो फर्स्ट ही किया है, जो कि ईरान में मैंने किया था, वहाँ से इंडिया को फाइनल में बीट किया और फर्स्ट इंटरनेशनल तिनशिनकान एंड शोतोकान कराटे की। सही। तो अच्छा, इंडिया से जब भी मैच होता है, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, तो जना बड़ा एक ताकरा रहता है। तो इंडिया को बीट करके कोई इनर पीस मिला था या कैसी फीलिंग आई? बाकी फाइट्स का नहीं था, लेकिन इंडिया को बीट करने के बाद तो बहुत ही मज़ा आया था कि मतलब उसके बाद जब थी फाइनल, पहले तो पता ही नहीं था इंडिया के साथ आएगी। वो छुपी हुई थी कि इनको नहीं बताना कि पाकिस्तान के साथ आ जाएगी। तो वह थोड़ा सा हुआ था कि बस कोई भी हो इधर से जीत के जाना है। तो टोटली आप तक कितने इवेंट्स में आप जो है मेडल्स जीत चुकी हैं? कितने इवेंट्स आपने जो है वो अपने नाम किए? बहुत से हैं, पंजाब डिस्ट्रिक्ट, नेशनल्स भी, और अपने फेडरेशन में मैंने बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स लिए हैं हर साल माशाल्लाह से। तो ये सारा वही है कि सर की ही है कि सर ने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स करवाई। तो यानी आपकी फेडरेशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको रहती है? हुकूमत की तरफ से पजीराई मिलती है कि हाँ यार हमारे बच्चे आए हैं जीत के, कोई थपकी लगा दे हुकूमत? नहीं, वो हमारी फेडरेशन क्योंकि स्टाइल अलग है और प्राइवेट है, तो हुकूमत का इसमें काम ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से सहूलियात आपको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये शौक कैसा है? महंगा है कि सस्ता है? क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट देखते हैं ना कि बहुत महंगे होते हैं, उनको कैरी करना, उनको खेलना, उनको संभालना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये कैसा स्पोर्ट है? मेरे ख्याल से इतना खर्चे वाला नहीं है। और बाकी वही है कि अगर पैशन है और इंटरेस्ट है तो बंदा कर जाता है, चाहे जितना मर्जी खर्चा आ रहा हो। लड़कों को टफ टाइम देती हैं कभी? जाना किसी की कुट लगाई हो? लड़कों की कुट लगाई हुई है। कोई वाकया सुना दें। एक दफ़ा मैं घर वापस जा रही थी तो पीछे से ना मेरी एक एंट्री होती है और गाने होते हैं, एक में नहीं थी। पहली बार सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने ये अलर्ट है कि हैंड फ्री नहीं होनी चाहिए, गाने नहीं लगाने चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन मैं एक लगाती हूँ, अलर्ट थी, उसने कमेंट पास के पीछे से गया। मैंने उसको पलट के देखा, ऐसे ही मैं बात कर रही थी आगे, तो मैंने पलट के देखा, उसने भी पलट के देखा। फिर मुझे कंफर्म हुआ इसने कुछ बोला, मैंने उसे जाके गले से पकड़ के लगा लिया। रक्शे थे वहाँ पे और बाकी सारे बाजी छोड़ दो, कुछ नहीं होता ना तो काम में। वो वहाँ पे बोला भी नहीं, गले से मैंने पकड़े, मैंने कहा अब बोल,
कुछ भी नहीं बोला, और जब मैंने छोड़ा वो गालियाँ देने लगे। मैंने कहा वापस आए थे तुझे बताती हूँ। तो मतलब ये है कि उससे पहले भी एक GC कॉलेज के पास था, वो बड़ा आदमी सही था, तो उसने कोई ऐसे मिसबिहेव मेरे साथ वाली फ्रेंड थी उसके साथ किया था। लेकिन उसे फिर मैंने यूँ जब किया ना, छोड़ा, तो उसको पता लगा हाँ बंदी में जान है, तो भाग गया था उधर से ही। आदमी था सही। बहुत से ऐसे आदमियों को भी मैंने कोट लगाई, बीच सड़क में खड़े होके मारा, तो भाग जाते हैं उधर से, उसको पूरा झटका आता है। तो इस चीज़ से नहीं कतराती मैं। तो ये जो एक स्ट्रांग होने की फीलिंग आती है, ये कैसी फीलिंग है और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि आपको खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा नहीं है कि आप कराटे में ही हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। हम लोग यही है कि सोसाइटी के दबाव में आके हम कहते हैं कि नहीं लड़कियां नहीं कर सकती, तो हमें यही है कि हम लोग अगर खुद करने लगे ना, कॉन्फिडेंस लाएं कि हम कर सकते हैं, सही, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव। अच्छा, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो करना आपको आए, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयबा, इसके बारे में कोई टिप देंगी लड़कियों को? कोई तंग करे तो क्या करे? तंग करे तो मेरे पास तो यही है कि बॉडी पार्ट, सबसे पहले तो फेस ही होता है। कोई बंदा भी कोई अटैक करता है तो उसके लिए यही है कि उसकी आइज़ में कोई पिन कर, ऐसे करके पिन कर दें, या उससे ज़्यादा होती है लड़कियों के लिए छोटी सी नाइफ होती है वो रख लेती हैं, या पेपर स्प्रे रख लेती हैं। तो ये वो कर दें, या फिर अपनी फिंगर उसकी आई में कर दें, या नोज़ पे ज़ोर से पंच कर दें। अगर नोज़ पे थोड़ा सा भी लगे तो बंदा पूरा फेड हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर ज़ोर से पंच यहाँ पे किया जाए, या उसके कान को ज़ोर से मारा जाए, अक्सर बच्चे करते हैं ये मजाक में घर, तो अगर वो ज़ोर से किया जाए जब हम अपने आप को बचा रहे हो, तो मेरे ख्याल से कि उस वक्त हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं कि ये चीज़ अगर टेक्निक यूज़ कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ डिफेंस जो है ना वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। खुश होते हैं जब आप मेडल्स वगैरह लेकर आती हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बस उनका यही होता है कि साथ में पढ़ाई भी करो। मैं खुद भी यही है कि मैं साथ में पढ़ाई। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BS ऑनर कर रही हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। ज़बरदस्त। तो छोटे बहन भाई आपको देख के, या जो है ना गली मोहल्ले में जो बच्चे हैं वो इंस्पायर होते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा। मेरे बहन भाई को आते हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने। छोटी बहन ने भी थोड़ा सा किया था, लेकिन वो मेडिकल कर रही हैं, तो बाबा ने कहा था एक ही ठीक है, एक ही फीस को डाल। ऐसे ही काफ़ी है। तो कोचिंग भी आप करती हैं? जी। कहाँ पे? अपनी फेडरेशन में ही करती हैं? अपनी फेडरेशन को ही रिप्रेजेंट करती हूँ। अपने घर में मैंने थोड़ा छोटा सा बनाया है, मोहल्ले के बच्चे आते हैं तो क्योंकि टाइम नहीं होता ज़्यादा, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे मैंने क्लब खोल लिया। मैंने कहा आ जाए। तो कैसा एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपोजर है, बच्चों को अवेयरनेस कितनी है उनके माँ बाप को कि हम अगर बच्चों को भेज रहे हैं कराटे सीखने तो अब इसका आउटकम क्या है, बच्चे क्या सीख के आएंगे? एजुकेशन भी आप करती हैं और बच्चों को, उनके माँ बाप को क्या अवेयर करें कि हाँ जी ये है, इसका एक्सपोजर ये है? जी, मैं साथ साथ उन्हें अवेयर करती रहती हूँ, साथ में उन्हें लेक्चर्स भी देती रहती हूँ कि ये आपने कोई भी है, मतलब उन्हें सबसे पहले तो हमारा यही होता है कि अगर आप कराटे सीखें तो ये नहीं आप गली मोहल्ले में स्टार्ट हो जाए, कोई भी दोस्त है उसे मारने लग जाए। सिर्फ अपने डिफेंस के लिए यूज़ करें, और बाकी अगर आपने आगे लेके चलने हैं, लड़कियों को तो ख़ास तौर पे मैं देती हूँ कि लड़कियाँ आगे आएँ, साथ चलें। और मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जैसे मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल, मेरे साथ आप चलें। लेकिन वो कह रही हैं कि अभी स्टार्ट करना है, ये वो, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस हक में है कि करें। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो इस पे इनिशिएटिव लिया हुआ उन्होंने कि हाँ बच्चियों को सिखाना, लेकिन कुछ बच्चियाँ हैं वो कहती हैं कि नहीं हमने नहीं सीखना, पता नहीं क्या है ये, हमें शर्म आती है, हम कैसे कपड़े पहन के जाएंगे। तो इस चीज़ से मैं कह रही थी कि कोई कपड़े पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सेल्फ डिफेंस सीखना है, आप जो भी पहन के आ रहे हो आप आके सेल्फ डिफेंस सीख लें। अच्छा, जो आपने कपड़ों की बात की ना, तो बड़ा एक ख़ास कॉस्ट्यूम होता है, और आपको माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि आप हिजाब भी करती हैं, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में इसी तरह से जाती हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं? कभी किसी ने कहा हो कि जी हम, क्योंकि हिजाब पे बड़े बैन्स लगते हैं दीगर ममालिक में, तो अभी कभी आपको अपोज किया कि दिस हिजाबी गर्ल कांट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन? नो, ईरान में तो यही है कि ईरान में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था कि हिजाब रखना है। सही है। इंडियन थी, उन्होंने कुछ भी लिया हुआ था, उन्होंने कहा था कैप ले। ठीक है। क्योंकि ईरान में मेरा भी टूर्नामेंट हुआ है, बाकी कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आगे कहेंगे। अगर वो कहेंगे तो मैं उतारने वाली नहीं, क्योंकि जब मैंने एक कर लिया अहद कि मैंने पहनना है तो मैं पहनूंगी। बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे? बाकी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं वीक नहीं हूँ, मतलब कराटे की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से, जो वो मतलब लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट करेंगे तो ही हम मोटिवेट होंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। तो ये नहीं है कि कोई कुछ कहेगा तो हम लड़की को कह देते हैं तो हम घर बैठ जाए, निकले ही ना बाहर।
या कोई लड़का छेड़ देता है तो हम कहते हैं बस लाइफ ख़त्म होगी, अब घर बैठ जाना। यही टाइम है कि हम बाहर निकलें, अपना सेल्फ डिफेंस। सबसे पहली बात है कि आप फिज़िकल फिट रहें और अपना सेल्फ डिफेंस सीखें, ताकि आपको ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंस हो कि आप लड़ सकती हैं, आप बीट कर सकती हैं इन्हें, और आप लोग अपना जो भी स्टार्ट किया हुआ करियर उसे आप रन कर सकती हैं साथ में। बिल्कुल ऐसे है। तो थैंक यू सो मच तैयबा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही अच्छा मैसेज है कि आपको एक तो ख़वातीन क्योंकि स्ट्रांग होती हैं लेकिन उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है, और अगर आपने सोसाइटी में रहना है, आपने लोगों के दरमियान रहना है जहाँ पर हर किस्म के लोग सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो आपको उनको फेस भी करना आना चाहिए। तैयबा हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी हीरो पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी तैयबा, आपने 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर टाइम शेयर किया, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ आज यंग टैलेंट मौजूद है जिनके गाने जो है वो बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इनके गाने मकबूल हैं, और टिकटॉक पर लोग इनके गाने लगाकर, और ना सिर्फ लोग बल्कि सेलिब्रिटीज़ ये गाना जो अभी आपने मुलाज़ यही वाला गाना है ना, जिसे लगाकर और बैकग्राउंड में टिकटॉक बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो रातों रात मकबूलियत के बुलंदी पर कैसे पहुँचे, ज़रा इस सफ़र के बारे में बात करेंगे। तारुफ आपसे कराते चलते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में तो आप इनके गाने लगा रहे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन असल में ये हैं कौन, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास और राफिल एजाज और सासा शान जो कि गिटारिस्ट हैं। सो ये गाना कैसे बनाया और कैसे ख्याल आया और फिर रातों रात मकबूल हो गया? जी ऐसा ही है, ये एक्चुअली यूके में हमारी एक जानने वाली थी, तो उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि यहाँ ये सिख कम्युनिटी में बहुत मकबूल रहा है गाना। अच्छा। तो आप इस सॉन्ग को जो है ना रीमेक करें। तो हम थोड़ा पहली दफ़ा, क्योंकि नसीबो लाल के सॉन्ग जो हैं वो रीमेक करते हुए थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या है, ऑडियंस किस तरह से इसको लेगी। तो लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक नई चीज़ है और इतना ओल्ड सॉन्ग है, इसको रीमेक करेंगे तो मे बी कुछ होगा। तो फिर वो इन्वेस्ट भी उन्होंने किया यूके से, बिज म्यूज़िक कंपनी को लेके उन्होंने, तो ये गाना किया हमने। और उसमें जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ तो ये टिकटॉक पे वायरल हो गया। हम खुद हैरान थे कि वो मतलब रातों रात इतने ज़्यादा, कोई 10 लाख लोगों ने इस पे टिकटॉक वीडियोस बना ली अब तक। सही। तो राफिल कैसा लगता है जब सेलिब्रिटीज़ गानों पे आपके जो है ना वो इतना ज़्यादा शेयर कर रही हो, पसंद कर रही हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे चेंज हुआ इस गाने के बाद? काफ़ी खुशी होती है। फ्रेंड्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब बहुत ज़्यादा कह रहे, सबको बहुत ज़्यादा सॉन्ग पसंद आया। और जब मैंने व्यूज़ वगैरह देखे, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो अच्छा गा तो दिया है लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है और पंजाबी सॉन्ग है। तो फिर लेकिन जब सबके व्यूज़ और सबकी तारीफ़ें सुनी है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल अगर बात की, आप दोनों का कोलैबोरेशन कैसे हुआ? ताहिर ने कांटेक्ट किया था मुझे, और फिर हमें तो पहले लग रहा था कि हमारा वोकल बहुत डिफरेंट है आपस में ना, तो हमें लग रहा था कि सही शायद मैच ना करे, लेकिन ताहिर को ऐसा लगा कि नहीं, बहुत अच्छा मैच करेगा, क्योंकि उसका वोकल काफ़ी माशाल्लाह अच्छा है और मेरा सॉफ्ट है। तो हमने कहा कि इसको ट्राई करते हैं कुछ नया ना। तो लेकिन अच्छा है ना कि अगर कोई अच्छा लग बीट पे कहता है, गाता है, तो फिर एक जो है ना वो लो नोट्स पे और सॉफ्ट वॉइस भी हो, तो बड़ा अच्छा जो है ना वो मिक्सर बन गया। आप लोगों से मजीद बात भी करते रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, तो आज हम बात करें रेडिएशंस पर। जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करें, तो इनके इफेक्ट्स हमारी लाइफ के ऊपर क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलें। मुझे लॉ स्टूडियोज़ में ज्वाइन करी हैं डॉक्टर आमना हसन साहिबा, जो कि कंसल्टेंट न्यूक्लियर फिजिशियन है। वेलकम करेंगे मैम आपको। उसके साथ साथ हमारे साथ राजा सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं जो कि PhD इन साइंस हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं?
तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डॉक्टर आमना कि ये जो मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस हैं, पर्टिकुलरली स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में मौजूद है, माइक्रोवेव हर किसी के घर में मौजूद है, किस हद तक इसका इस्तेमाल हो सकता है और ये जो रेडिएशंस इनसे निकल रही हैं क्या बिल्कुल नुकसानदेह हैं या क्या इसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। जी। रेडिएशंस आपको मालूम है अब हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए हर चीज़ कुछ मियाना रवि के तौर पे रहें तो बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो तो जी, बुरी जी। है। ख़ासकर जो बच्चे हैं वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं तो 20 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ख़ास तौर पे कम इस्तेमाल करना सही चाहिए है। क्योंकि फ़ोन की रेडिएशन हमारे दिमाग के थ्रू भी बच्चों का तो स्कल जो है वो भी पतला होता है हड्डी, तो उसके थ्रू भी गुजर के ज़्यादा नुकसान कर सकती है दिमाग को। सही। जो बड़े लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, हमारी ख़वातीन को कुछ आदत है कि वो फ़ोन को अपने छाती के साथ कैरी करती हैं, तो बहुत से ब्रेस्ट कैंसर्स आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च आ रही जिसमें नज़र आ रहा है कि उससे कुछ लिंक है। कोई ये चीज़ें कंफर्म करने में भी वक्त लगता है, इस तरह के कैंसर्स को होने में 10 से 20 साल आराम से लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है पता चलता है जो मेल्स हैं उनके अंदर बल्कि आगे बाप बनने की सलाहियत भी कम होती जाती है वक्त के साथ साथ, अगर फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सही। ये रेज़ हार्मफुल ज़रूर हैं लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, तो थोड़ा सा इनको कम रखना चाहिए और फ़ोन को अपने से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। सही। अच्छा, कुछ लोग होते हैं राज साहब के बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आमना भी कह रही थी कि फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पर कंप्यूटर पे काम है, वाईफाई हम देखते हैं कि हर घर में मौजूद है और लगा हुआ है, तो क्या ये भी हार्मफुल हो सकता है? जी, इससे बहुत सारे नुकसान हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ चलती है, तो वो ज़्यादातर जो है ना हमारे दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। और रात के वक्त अगर आप सो जाते हो तो इससे अच्छा है कि आप राउटर का जो है बटन है वो बंद कर दें। जी ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि जहाँ हम स्मार्ट फूड्स हैं वहाँ माइक्रोवेव फूड भी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, इसके नुकसानात होते हैं किस हद तक? माइक्रोवेव फूड का ये है कि अब जो माइक्रोवेव्स आ रहे हैं वो खासे सेफ़ हैं लेकिन उनमें डेंजर ज़रूर है। आपने माइक्रोवेव अगर चलाना है तो ज़रूरी चीज़ों पे इस्तेमाल करें, हर वक्त माइक्रोवेव का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। ऑल्दो उसकी जो रेज़ हैं वो अंदर कंटेन होती हैं लेकिन अगर आप इस्तेमाल करें तो माइक्रोवेव के बिल्कुल सामने ना खड़े हों, बच्चों को ना सामने खड़ा होने दें क्योंकि अगर कोई लीकेज है उसमें तो वो रेज़ वाकई नुकसानदेह हैं। अच्छा, तो लेकिन वो जो रेज़ हैं वो जो फूड में जा रही हैं तो वो फूड भी हम इनटेक कर रहे हैं, तो फूड के ज़रिए नहीं नुकसान होता? जो फूड है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, माइक्रोवेव का ये है हमें पता नहीं है, हम उसको गर्म करते जाते हैं, बार बार गर्म करते जाते हैं, तो अंदर से वो जब गर्म होता जाता है तो उसमें नुकसान, उसमें चीज़ें बन सकती हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं। अगर आप थोड़े मिकदार में गर्म करें, सिर्फ ज़रूरी चीज़ को गर्म करें तो उसमें इतना डेंजर अच्छा, एक नहीं है। रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी जिसमें माइक्रोवेव फूड के बारे में थी और उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर में, उसके बारे में था। तो ये उसमें पढ़ा था मैंने कि जब आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक अगर आप किसी फूड को गर्म करते हैं और वो भी माइक्रोवेव पैन में, नॉट इन प्लास्टिक, कोई इस तरह के कंटेनर्स इस्तेमाल नहीं करते, तो वो फूड सेफ़ है। लेकिन अगर आप 2, 3, 5 मिनट तक उस फूड को लेके जाते हैं और उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है तो दैट इज़ हार्मफुल। आप शायद अग्री करेंगे। तो राजा, एक तो अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और फिर ये भी कहा जाता है ना कि जब हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फ़ोन लोग रात को रख के सो जाते हैं, साथ में हैंड फ्री मुस्तकिल कानों में लगा के रखते हैं, तो उससे भी नुकसानात होते हैं। या जो रेडिएशन पास होती हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस आ गई हैं, वो डिवाइसेस भी चार्ज होती हैं, हर वक्त हम अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। जी, अगर आपकी ब्लूटूथ वायरलेस है तो वो हानिकारक हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप रात को सोते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन जो है कम से कम 1 मीटर तक दूर रखें। सही। या तो उसको जो है मतलब स्विच ऑफ करके सोए। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं मोबाइल टावर्स जो जगह जगह पर लगे हुए होते हैं, अब तो ये भी आगे के मुख्तलिफ कंपनीज ऐसी स्कीम्स निकाली कि वो पैसे देते हैं और जो है ना घरों में भी लगवा सकते हैं, आप छत के ऊपर भी लग जाता है, तो वो उसके कोई नुकसानात होते हैं? इज़ दैट सेफ? जी बिल्कुल, उनके नुकसानात होते हैं जिनके मतलब 300 मीटर्स की दूरी पे ये जो टावर्स लगे हुए हैं, जिनके घर नज़दीक हैं तो उनके मतलब
बहुत सारे असरात हैं, जैसे कि उनको ज़्यादातर नींद नहीं आती, टायर्डनेस फील होती है, और इसके नेगेटिव ज़्यादातर जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जैसे उनको 10 साल के अंदर मतलब 10 साल के बाद फील होगा, या उनको कैंसर हो सकता है, सही, या उनमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं। जी ठीक है। अच्छा आमना, अभी हम देख रहे हैं कि जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ फेशियल्स आ गए हैं, हाइड्रोफेशियल वगैरह, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिनसे लेज़र्स और लाइट्स और रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो वो किस हद तक सेफ़ हैं, या जो है ना उनका भी नुकसान आपकी स्किन को होता है ज़्यादा अगर आप उनको ट्रीट करें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ एक ट्रेंड बन जाता है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये चीज़ें अभी नई हैं। असरात इनके अगले कुछ सालों में पता चलेंगे, स्किन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इन द पास्ट, पहले माजी में होता था कि रेडिएशन ट्रीटमेंट दी जाती थी, कोई टॉन्सिल्स का मसला हो, या कुछ सालों के बाद पता चला कि उससे थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो वक्त के साथ पता चलेगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और ये याद रखना चाहिए हर चीज़ के पीछे मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो लेज़र आजकल ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन इसके असरात अगर देखे जाएं तो लॉन्ग टर्म में डैमेजिंग हो सकते हैं। अच्छा, ये जो ज़्यादातर एक्सरेज करवाए जाते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं? क्योंकि बहुत सारे हम ये भी देख रहे होते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि सिटी स्कैन वगैरह, MRI जो होते हैं, उसमें भी कहते हैं कि आप एक से दूसरी बार जो ना फौरी रिपीटेडली नहीं कर सकते, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और फिर ये कितना जो है ना वो मैटर करता है स्कैनर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप कोई स्कैन कराएं, CT स्कैन हो, उसमें रेडिएशन ज़्यादा है, अगर ज़रूरत है तो स्कैन की जाए। जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि पहले तो नहीं इनका कोई स्कैन हुआ हुआ, क्या जवाब उस स्कैन से मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होती, MRI में कम होती है, वो टेस्ट रेडिएशन वाइज सेफ़र हैं, लेकिन कभी भी कोई मेडिकल इमेजिंग विदाउट रीज़न, अगर ज़रूरत नहीं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके मुज़र असरात आगे जाके पता चलते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे मना किया जाता है कि जो स्कैनर्स लगे हुए हैं उसमें से ना गुजारा जाए, इन मशीन से दूर रखा जाए, उसकी वजह क्या होती है? ये आप एयरपोर्ट के स्कैनर्स की बात कर रही हैं? अभी हम देखते हैं ना कि अब तो एयरपोर्ट नहीं, हर मॉल में स्कैनर मौजूद है, हर बिल्डिंग में जहाँ पर आपने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो वहाँ तो लगे ही हुए हैं। बच्चों के टिश्यूज़ अडल्ट से, बड़ों से ज़्यादा हसास होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको एक्सपोज किया जाए। बेहतर तो यही है कि अगर चेकिंग ज़रूरी है तो मैनुअल चेकिंग हो जाए, या बच्चों की उसके स्कैनर के गेट से गुजर जाएं तो बेहतर है, कम से कम, क्योंकि हमें नहीं मालूम उनकी आगे ज़िंदगी में कैसे आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात। बिल्कुल सुहेल, जब ये हम साइंस की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, कि जैसे कि आमना ने भी अभी कहा कि देखें जो भी चीज़ें होती हैं उसके असरात कुछ सालों के बाद पता चलते हैं, तो जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही होती हैं, जैसे कि अभी हम लेज़र्स की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स जो डिफरेंट अभी हम देख रहे हैं कि मशीन के थ्रू हो रहे हैं, तो इनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जब होती है तो ह्यूमन एंगल रखा जाता है कि कितने हद तक नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्या मेथड होता है उसका राजा सुहेल? जी, एक्चुअली उनकी एक लिमिट रखी जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की लिमिट है 450 से 2600 तक मेगाहर्ट्ज़ तक। तो उनकी मतलब आजकल जो न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं उनकी लिमिट जो है, मतलब उनमें जो असरात हैं वो कम है। ज़्यादातर जो पुराने डिवाइसेस थे उनके असरात ज़्यादा थे। अब जैसे कि हर मोबाइल की बैटरी के लिए लिखा होता है कि 20% अगर मतलब बैटरी कम हो जाए तो उसका इस्तेमाल ना करें जी, क्योंकि उसमें जो है रेडिएशन की जो है ना इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए। तो उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं गाइड बुक में, मोबाइल के अब गाइड देख रहे हैं अक्सर ये भी होता है कि लोग चार्जिंग पे लगा के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मना किया जाता है कि इससे ना सिर्फ फ़ोन ख़राब होता है बल्कि आपको भी नुकसान होता है। क्या नुकसान हो सकता है? और सेकेंडली ये कि हमने माजी में ये भी देखा कि कुछ फ़ोन्स में भी ये प्रॉब्लम्स आई थी कि उनको चार्ज पे लगाया गया, कुछ के तकियों के नीचे वो फ़ोन्स फट गए, ऐसी काफ़ी सारे इमेजेस हमारे सामने हैं। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? जी बिल्कुल, ये ऐसा है ना कि अगर आप मोबाइल एक चार्ज भी हो रहा है और रेडिएशन को पकड़ भी रहा है, तो इससे जो है ना रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होंगे और उसके असरात भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आमना कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे आपके कि एक तो किस तरह से बचें, किस हद तक हमें बचना है, और सेकेंडली ये कि इनसे बीमारियां जो हो सकती हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती हैं?
बस मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी ये है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ़ोन इस्तेमाल करें। उसके अलावा सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल ना दें। बच्चों को अगर फ़ोन दे रहे हैं तो कुछ फ़ोन्स पे एयरप्लेन मोड होता है, तो उसको एयरप्लेन मोड पे कर दें ताकि उसकी कम से कम थोड़ी बहुत रेडिएशन जो कम हो सकें। जिस तरह दूसरी बात है, सेल फ़ोन फुल्ली चार्ज हो तो इस्तेमाल करें, सोते वक्त अपने से दूर रखें जिस हद तक हम कर सकें। और ये मैनुअल की जो बातें हैं ये वाकई पढ़नी चाहिए, ये तो मालूम भी नहीं होती कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये चीज़ें फ़ोन के नहीं, लिए वो नई लिखी चीज़ हैं। आती है ना, चाहे वो फ़ोन हो या हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम लोग इतने सुपर एक्साइटेड होते हैं उस वक्त कि जो डब्बा मैनुअल वो सब साइड में चला जाता है और चीज़ गैजेट जो है हमारा वो हाथ में आ जाता है। और वो फिर मेरे जैसे बंदा जब फ़ोन टूटने का वारंटी क्लेम करनी होती है तो फिर निकलता है। तो ऐसे ही होता है, लेकिन उसके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है, प्रिकॉशंस होती हैं और आपको उसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए आपकी ज़िंदगियों से रिलेटेड। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को इन चीज़ों से जो है ना वो प्रिवेंट करें। माइक्रोवेव फूड का इस्तेमाल बच्चों के लिए मिनिमम कर दें, बिल्कुल लेस कर दें, ख़त्म कर दें, चूल्हे का इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको पावर ऑफ करें, जैसे कि भी राजा सुहेल भी कह रहे थे। थैंक यू। सामना और सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, तो आज बात करेंगे जो मुख्तलिफ क्रीम्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनका फ़ायदा होता भी है या नुकसान आपको उल्टा उठाना पड़ सकता है, और फिर कौन से स्किन टाइप के लिए किस तरह की चीज़ या नाइट रूटीन क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ जो क्रीम हम देखते होते हैं अक्सर ख़वातीन को कि रंग गोरा करने वाली कोई भी रैंडम क्रीम पकड़ लेती हैं और उसको मुँह पे ये सिखाया जाता है कि इसको थोप लें और फिर सो जाएं और फिर सुबह उठ के आपने जो है वो मुँह धोना है। तो ये कितना वर्क करती है और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या नहीं होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली काज़मी साहब, साथ साथ मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, आप लोग ट्रेनिंग करके आए, मुझे अभी मुझे ख्याल आया है। अच्छा, मैंने और नहीं किया। यस, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि नाइट रूटीन्स और डे नाइट क्रीम्स अलग अलग तरह की आ गई हैं, फ़र्क भी होता है कोई उनमें या जो ना सिर्फ ये चोंचले, मैं तो उनको कहती हूँ। बिल्कुल इस तरह है कि मैं बताना चाहूँगा, जो पहले हम डे से शुरू करते हैं, बाद में नाइट पे आते हैं। और डे से यहाँ इस तरह कहूँगा क्योंकि अब हमारे मुल्क में 10 महीने सूरज रहता है, सिर्फ ये 2 थे दिसंबर जनवरी के मंथ्स, और अब आप देखें ऑल सन थ्रू आउट सारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दिन में जो लगाना है किसी भी चीज़ के अलावा आपने एक सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। अब सन ब्लॉक क्या चीज़ होती है, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है सनस्क्रीन, एक होता है सन ब्लॉक। सनस्क्रीन जो होता है वो सिर्फ UVA को स्टॉप करता है, सन ब्लॉक जो होता है A और B दोनों को। अब मार्केट में तकरीबन जो अवेलेबिलिटी है दे आर ऑल सन ब्लॉक्स, जो UVA और B रेज़ जो सन की रेज़ हैं उनको ब्लॉक करता है। इनका मकसद क्या होता है, सन जो होता है द मोस्ट डैमेजिंग थिंग टू आवर स्किन। सन क्या करता है कि हमारी डैमेज क्या करता है स्किन को, जो मेजरली 2 चीज़ें करता है सन डैमेजिंग। एक तो रिंकल्स कॉज करता है, जितने हमारे टिश्यू फाइबर्स हैं हमारी स्किन के अंदर, कोलेजन है, इलास्टिक है, रेटिकुलर फाइबर्स हैं, इन सबको डिस्टॉर्ट करता है, डैमेज करता है, जिससे रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे। तो एक वो चीज़, और सेकंड पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे, छाइयाँ, तिल, ये चीज़ें डेवलप करता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए सुबह का टाइम आपको अच्छा सन ब्लॉक चाहिए, जो कि गर्मियों के लिए वाटर बेस होना चाहिए। अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों को पता है बहुत धूप होगी, तो एक वाटर बेस सन ब्लॉक हो, रफली एवरेज ऑफ 60 SPF काफ़ी इनफ है फॉर एवरीवन। तो सुबह के टाइम वो ज़रूर सबने लगाना है सन ब्लॉक, ताकि आपकी सन प्रोटेक्शन हो। ये तो हो गया सुबह की हद तक के लिए, जिसमें फ़िज़िकल सन ब्लॉक्स भी हैं, केमिकल भी हैं। फ़िज़िकल वो वाले होते हैं, आप देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन लगाते हैं, वाइट हो जाता है, वो रिपेल करते हैं, केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो नज़र नहीं आते। तो ये तो हो गया सन ब्लॉक की हद तक। अब आप आ जाएँ शाम की क्रीम्स, ये तो आपने सुबह सारा कुछ कर लिया। जो रात की क्रीम है वो भी मैं कहूँगा 3 तरीके की होती हैं। अब हर एक को डिफरेंट, लाइक आप लोगों में जो सारा दिन मेकअप्स रखते हैं, या वो लोग जो सारा दिन धूप में फिरते हैं, या वो लोग जो बच्चे स्कूलों से आए, लड़कियां हैं, उसमें 3 तरीके की वो चाहते हैं। मरीज़ वो खुद बताता है, एक वो कहेगा कि जी मुझे थोड़ा सा रंग साफ़ करने की क्रीम चाहिए, एक हम वो वाली क्रीम बात करते हैं, एक होते हैं जो लोग करते हैं सिर्फ हमने हाइड्रेट करना है स्किन को,
वी नीड द हाइड्रेशन, लाइक जिस तरह आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेकअप्स वगैरह सारा दिन करते हैं, तो दे नीड ए गुड हाइड्रेटिंग क्रीम इन द इवनिंग। लाइक सारी अपने क्लिनजिंग कर ली, अब वहाँ पर आपने कोई एलोवेरा के साथ मॉइस्चराइजिंग, अच्छी हाइलोनिक एसिड के साथ, एलोवेरा के साथ आप एमोलिएंट मॉइस्चराइज़र लगाएं, जिससे हाइड्रेशन होगी स्किन की। आपको वहाँ कर पानी की मिकदार जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी हाइड्रेशन से। और दूसरी जो लोग हमसे मांगते हैं वो तो बेइंतहा चीज़ है, दैट इज़ जो हम सारा ही डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में, दैट इज़ रंग गोरा करने वाली, जो कि गलत लफ्ज़ है। देयर इज़ नो लफ्ज़ गोरा, गोरे की कोई चीज़ नहीं है। बेटर इम्प्रूव हो सकती है कंडीशन, आपकी कम्प्लेक्शन इम्प्रूव हो सकता है, गोरेपन की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको बेहतर करें और डॉक्टर लिख के दे। ये जो मार्केटेड क्रीम्स हैं कतई उस पर नहीं जाना चाहिए अगर रात को भी आपने लगानी है। अब हमारी जो क्रीम्स हैं FDA अप्रूव्ड होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल लेके आते हैं, जिसमें आपके आर्बुटीन है, लाइकोराइस है, मैप, सैप और चीज़ें, कोजिक एसिड वगैरह, हाइड्रोक्विनोन होता है। इन चीज़ों का जो एक चीज़ बनती है वो है कि जो साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। याद रखें, रात को वो लगाएं जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और चलो रंगत को इम्प्रूव करती है। अच्छा, ये जो क्योंकि हम जो क्रीम्स की बात कर रहे हैं कि आपको एक तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं पता होता सानिया कि हम कौन से स्किन टाइप पे क्या लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि नॉर्मल स्किन है, चले नॉर्मल वाले तो बहुत सारे बेचारे सह जाते हैं, ड्राई स्किन वाले परेशान होते हैं, ऑयली स्किन जिनकी होती है, जिनको एक्नी के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस तरह से जो ना वो अपना नाइट रूटीन रखें, और जो रात को सोते वक्त क्रीम्स वो लगाते हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं या उनके लिए ठीक है? अच्छा, ये जो स्किन टाइप है ना, इसको पिक करना, ये जो आर्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर ही देख सकता है। क्योंकि ये जो इर्द गिर्द हमारे क्वैकरी एक शुरू हुई हुई है मार्केट में कि हर बंदा क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये मेरे ख्याल में मतलब ख्याल में तो नहीं, डेफिनेटली ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही क्रीम पिक की जाती है हमेशा। और जब हम पेशेंट की स्किन असेस कर रहे होते हैं कि वो ऑयली है या ड्राई है, हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अब जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसमें हम कोशिश करते हैं कि मॉइस्चराइजिंग कंटेंट ज़्यादा हो, उसमें हाइलुरोनिक हो, उसमें इस तरह की चीज़ें हों जो स्किन को हाइड्रेट करें मज़ीद, ताकि उसके बेटर इफ़ेक्ट्स आएँ। और जैसे ही हम ऑयली पे आते हैं या ओपन पोर स्किन है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको पेशेंट को गाइड करते हैं। लाइक वाटर बेस्ड क्रीम्स होती हैं। एक चीज़ जो है ये रंग गोरा करने वाली क्रीम्स पे जैसे अभी बात कर रहे थे, बहुत से फॉर्मुलेशंस इसमें भी नहीं आ चुकी हैं, जैसे सैपी वाइट, नैनो वाइट, जीनो वाइट, ये लेटेस्ट फॉर्मुलेशंस हैं। ग्लूटाथायोन का ज़माना जा चुका है, अब ये एडवांस फॉर्मुलेशंस हैं। अगेन अ क्वालिफाइड पर्सन कैन प्रिस्क्राइब सच थिंग्स। तो हमेशा लाइक मेरी रिकमेंडेशन यही सबको होती है कि गो टू अ डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और उससे अपनी स्किन असेस करवा के अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ही हमेशा एडवाइस करवानी चाहिए। अच्छा, रात को बहुत ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम क्रीम्स की बात करते हैं, ये मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, क्रीम भी लगा ली है, और XYZ सिरम्स। अब तो सिरम्स इतने आ गए हैं, गोल्ड सिरम, तो नाइट सिरम अलग हैं, डे सिरम अलग हैं, बिफोर मेकअप अलग है, तो पता नहीं क्या क्या है। तो ज़रा इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एक टाइम के ऊपर कितना कुछ आप स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है, इस पर बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल चाहती हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो मेरे अपर लिप्स है ना, वहाँ से डार्क हो गया, क्या ही आ गया, उसका कोई रिकमेंड कर सकते हैं? जी, कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं आप? हाँ जी, नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। अब नाइट क्रीम ये कौन सी यूज़ करती हैं, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये चीज़ें अगेन वही ड्राइनेस, और जो चीज़ सैलून में जाके जो थ्रेडिंग्स होती हैं, इट कैन कॉज ब्लैकनिंग ऑफ अपर लिप्स। ये जो अपर लिप्स ब्लैक हो जाते हैं ना, क्योंकि इनकम्प्लीट हेयर ब्रेक हो जाते हैं, तो वो ब्लैकनिंग इफ़ेक्ट दे देते हैं या ड्राइनेस की वजह से। अगेन ये है कि नाइट क्रीम आप जो भी यूज़ कर रही हैं, वो अगर आप कंसल्ट कर लें ज़्यादा बेटर है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दी जाए। फ़िलहाल ये है कि मॉर्निंग में सनब्लॉक और नाइट पे मॉइस्चराइज करें, और अपनी नाइट क्रीम फ़िलहाल स्टॉप करें।
हो सकता है आपको इससे हाँ, भी फर्क उससे पड़े। भी हो सकता अच्छा, है, ये जो हम रात की बात करते हैं कि अभी हम क्योंकि बात करते हैं कॉलर्स आ गए, नाइट सिरम्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, डे बल्कि डे सिरम्स भी नाइट सिरम्स भी, हाउ डू दे वर्क, किस तरह काम करते हैं? इस तरह की देखिए सबसे पहले देखना टाइप ऑफ स्किन। टाइप ऑफ स्किन दो तरह की होती है, एक तो होती है हम फॉल करते हैं टाइप 4 स्किन में, गंदमी रंगत हम लोगों की, और दूसरा होता है कि टाइप दूसरी वाली क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी आती है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। ये सब पहले जज करना है आपको, इसे डॉक्टर देखेगा किस टाइप की स्किन क्या है। सीरम्स अब क्या होते हैं, क्रीम्स और सीरम में फ़र्क क्या है, वो चीज़ एक ही है, उसमें भी वही चीज़ें डली हुई हैं जो सीरम है। सीरम होता है एक लिक्विड फॉर्म में और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। सीरम्स वहाँ काम ज़्यादा करते हैं जहाँ हम कोई प्रोसीजर साथ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोडर्माब्रेजन कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पर डमा रोलर, डमा पेन कर रहे हैं, तो जिससे आप वेन बनाते हैं स्किन के अंदर, तो वहाँ जब बाद में सीरम हम ऐड करते हैं उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड सीरम है या हम कोई पिगमेंट्री सीरम्स भी जो ऐड करते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि सीरम्स में हमेशा मॉलिक्यूलर लेवल्स देखे जाते हैं कि नैनो पार्टिकल्स हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। विदाउट जैसे कह रहे हैं सर हमें कि हम प्रोसीजर्स के साथ यूज़ करें, नो डाउट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हम रिजल्ट्स ले सकते हैं बाय लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी ऑफ द सीरम्स, कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो सीरम बना हुआ है। जितनी टेक्नोलॉजी नैनो लेवल पे जाएगी, लोअर लेवल पे जाएगी, उतनी ही पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात, स्किन में ज़्यादा ड्रॉप। कॉलर्स हमारे साथ दो मौजूद हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहती हैं आयशा? जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मैंने ये बात करना चाह रही हूँ कि एक चेहरे पे ना दाग भी हैं, स्याहियाँ भी हैं, और जो भी क्रीम यूज़ करते हैं रंग टन पड़ जाता है। तो एक तो डॉक्टर साहब ये है कि हमें ये बताएं कि हमारे लिए आम रेगुलर क्रीम कौन सी हम घर में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सनब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मुझे डॉक्टर साहब जो है ना, प्लीज़ अगर अपना पर्सनल नंबर जो हमें यहाँ पे दे दें, जो हम कॉलर है वो उनके क्लिनिक पे जा सके। तो आयशा आप कॉल पे मौजूद रहिए, पीसीआर में आपको जो है ना वो नंबर ट्रांसफर करवा देते हैं, आप उनसे बात कीजिए और आपको वो नंबर भी मिल जाएगा। बाकी आपने जो सवाल किए वो भी पूछ लेंगे। ज़ेबुन्निसा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबुन्निसा। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कॉल प्रोग्राम में ली। जी क्या सवाल करना चाहती हैं? एक तो मैंने आप लोगों के प्रोग्राम की तारीफ करनी, क्योंकि आपके प्रोग्राम से हमें बहुत फवाइद मिलते हैं। शुक्रिया। क्योंकि एक तो डॉक्टर आसिफ बशीर को आपने बुला के हम लोगों के बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि मेरे कज़न का ऐसा मसला था, वो लाहौर ले गए, काफ़ी हैंडल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। शुक्रिया। जो आपके गेस्ट आज आए हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो अच्छे मशवरे दे रहे हैं। लेकिन आपका प्रोग्राम मुझे बहुत दिल से पसंद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप सवाल कीजिएगा, क्या पूछना चाहती हैं? जी जी, आपकी हस्ती मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे लोगों को। हाँ, तो मैं सवाल करना चाह रही थी, मेरी भी जिल्द यानी कि ड्राई बहुत है, और लेकिन झुर्रियाँ भी आ गई। मेरी 30 साल उम्र है। मैं कहती हूँ भाई अच्छा सा कोई सनब्लॉक मुझे आप बताएं। ठीक है, चलें जी। सनब्लॉक जो है वो कैसे चूज कर सकते हैं? देखिए उन्होंने कहा झुर्रियाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक उन्होंने लेके आई हैं। अब झुर्री वो चीज़ होती है, रिंकल जिसको कहा जाता है, 30 इयर्स की एज है, और उसको रिंकल वो चीज़ है जो याद रखें जेनेटिक दो जगह से आएगा। मेनली जेनेटिक्स के साथ आता है रिंकल, जेनेटिकली झुर्रियाँ जो होती हैं, और दूसरा होता है धूप में जाने से, स्ट्रेस की वजह से। ये 3-4 चीज़ें जो रिंकल एक दफ़ा आ जाए, झुर्री एक दफ़ा पड़ जाए, सारी ज़िंदगी किसी सीरम, किसी लोशन, किसी क्रीम से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। याद रखें, अगर झुर्री के लिए, रिंकल के लिए, दैट इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड अगर कोई काम करती है, दैट इज़ बोटॉक्स। बस बोटॉक्स भी कितना काम करेगा, 3 से 4-5 महीने उसका रिंकल चला जाएगा और फिर दोबारा आ जाता है। सानिया थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ठीक है, नो डाउट बोटॉक्स हम यूज़ करते थे, लेकिन अब चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, रिंकल्स क्यों पड़ते हैं, कोलेजन लिंकिंग्स लीक हो रिड्यूस हो जाती हैं। अब ये 30 इयर्स की हैं, सन डैमेज की वजह से डर्मेटोहेलियोसिस हो रहा है, जिसको प्रीमेच्योर एजिंग कह रहे हैं हम, ठीक है, रिंकलिंग आ रही है। कोलेजन इंड्यूस कराएंगे थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाईफू लेजर्स, अगेन बैक टू द नॉर्मल। आपके रिंकल्स भी चले जाएंगे, फेस लिफ्ट भी हो जाएगा, जितनी झुर्रियाँ आ रही हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। और ये नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूस होता है स्किन में इन चीज़ों के थ्रू। जब वो कोलेजन प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन टाइट भी हो जाएगी और रिंकल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। सही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहते हैं सज्जाद? जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से अपनी वाइफ के लिए पूछना था
कि उनके ना चेहरे पे छाइयाँ और ब्लैक जो डॉट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो बड़ी सेंसिटिव रहती हैं इस हवाले से, तो उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट पता था। चलें ठीक है, शो आप देख रहे हैं झाइयों पर तो बात हुई। अच्छा, ब्लैक स्पॉट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं सानिया? जो फ्रेकल्स अगर हैं ब्लैक स्पॉट्स, तो उसके लिए मैं कोई प्रोसीजर गाइड नहीं करती एक्सेप्ट फॉर द लेज़र। मतलब अपने पैसे इस चीज़ पे मत ज़ाया करें, क्रीम्स लेके या कुछ इस तरह से, सिर्फ सन ब्लॉक अप्लाई करें ताकि आपके जो फ्रेकल्स हैं वो मज़ीद ना बढ़ें। लेकिन अगर आप उसको ट्रीट कराना चाहते हैं तो लेज़र इज़ दी ओनली ऑप्शन। अच्छा, हाँ जी, डार्क स्पॉट या लेज़र जो ये जिसके लिए लेज़र किया जाता है या फ्रैकल्स वगैरह हैं, इनसे कभी कोई छाई ख़त्म नहीं होगी, जिससे हमने पहले भी जिक्र किया। ये वक्ती तौर पे उसको धीमा करेंगे और वापस सब कुछ वापस आ जाएगा। इसलिए उसमें कोई आपने बड़े मरीज़ को जाके ये नहीं कहना कि मैं आपका कोई ऐसा टाइटनिंग स्किन कर रहे हैं, डार्क स्पॉट के लिए लेज़र करें। ये वो चीज़ें जो मार्जिनल इफेक्ट देती हैं, बड़ा हल्का, आपको ज़बरदस्ती मरीज़ को कहना पड़ता है देखें आपको फीलिंग आ रही है, आप बेटर हो रहे हैं। ये वो चीज़ें जिसके लिए हमें बहुत सच बोलना है पेशेंट के साथ कि जो ये प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं इनसे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ हमें वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द पेशेंट, ताकि वो अपने मसीहा बने, रादर देन के 4 पैसे लेने के लिए झूठ बोल के हम मरीज को काबू करें कि आपकी स्किन टाइटनिंग हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि हम लोगों को ना वो एक्सपोजर इतना है, तो ये बस ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो लोग बेचारे बन भी जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अरीशा क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो नाइट क्रीम यूज़ करते हैं वो कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी रहेगी? ठीक है, अच्छा, एक तो सन ब्लॉक्स पूछ रहे हैं, नाइट क्रीम्स पूछ रहे हैं, तो किस तरह का जो है ना वो पढ़ के देख के ले सकती हैं कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो? अच्छा, सन ब्लॉक जब आप यूज़ करें तो उसका SPF 60 एंड अबव हो, लेकिन प्लीज़ किसी स्किन स्पेशलिस्ट से रेकमेंड करा लें तो वो बेस्ट है। फिर हम आ जाते हैं नाइट क्रीम पे। उसमें अगर आप एजिंग को कैच करना चाह रहे हैं तो हाइलुरोनिक एसिड उसमें हो, कोलेजन हो उसमें, और अगर आप स्किन ब्राइटनिंग चाह रहे हैं तो ग्लूटाथायोन या सेपीवाइट, नैनोवाइट, जीनोवाइट या सैप मैप, अल्फा ब्यूटीन, ये तो खैर पुराने केमिकल्स हो चुके हैं। तो ये नए फॉर्मुलेशंस अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को ज़रा बेटर इफेक्ट देंगे। एक और कॉलर है साजिद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ना मेरे जल्द के बारे में पूछना है। ये मेरे बाल थोड़े तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, ये लहसुन वगैरह भी, और जनरल हॉस्पिटल से चेकअप करवाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा मैडम मुझे। बाल खोर हो गया आपको? बालचर नहीं, समझ नहीं आई इन्होंने क्वेश्चन क्या था? बालचर या अच्छा, बालचर जी, बाल खोर नहीं होता, इट्स बालचर जिसको एलोपेशिया एरेटा हम कहते हैं। जी हाँ, वो तो रिंग की सूरत में बाल उड़ जाते हैं। इट्स ऑटोइम्यून डिजीज़, बॉडी के अंदर से खुद डेवलप होती है ये डिजीज़। हमारी इम्यून सिस्टम है वो एक्ट अगेंस्ट करते हैं हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर, और वहाँ पर से वक्ती तौर के लिए बाल आपकी सारे सर में से चले जाएंगे या आई लैशेज़। इसकी 3 किस्में होती हैं। एक होता है कि एलोपेशिया एरेटा होता है, एक होता है जिसमें डिफरेंट जगह से बाल जाते हैं, दाढ़ी के चले गए इधर उधर के, एक होता है कि बॉडी में से सारे बाल चले जाते हैं, कुछ जगह के रह जाते हैं, एक होता है यूनिवर्सैलिस जिसमें कंप्लीट बॉडी पे एक बाल भी नहीं होता। तो ये 3 कंडीशंस इसकी होती हैं। उसमें होता है हमें देखना पड़ता है किस किस्म की कंडीशन है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। बाल आ जाते हैं सारे, मगर इसमें भी कोई कंफर्म नहीं होता कि दोबारा ये बार बार, जिसमें एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ऑटोइम्यून डिजीज़ बार बार आती है। उसमें स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और उसमें कुछ डिफरेंट स्प्रेज होते हैं, सीरम्स होते हैं कि जो लगाए जाते हैं, और उसके थ्रू फिर वहाँ पर बालों का ग्रोथ आती है। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, अब हमारा रूटीन क्या होना चाहिए नाइट टाइम पर्टिकुलरली, और किस तरह के लोग जो है ना वो अपने आप को खूबसूरत भी दिखा सकते हैं, रंग भी बेटर कर सकते हैं? सानिया, स्टार्टिंग विद यू। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को 3 चीज़ें एडवाइस करती हूँ। एक अच्छा फेस वॉश, एक सन ब्लॉक विद SPF 60 एंड अबव, और एक अच्छी नाइट क्रीम रिकमेंड जो आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट ने की हो। और अपनी डाइट में हमेशा फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। डेली वॉक करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको नेचुरल तरीके से बेहतर करेंगी, और जो बाकी मैंने 3 चीज़ें आपको होम केयर की बताई हैं वो आपका मेंटेनेंस रखेंगी स्किन पे। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी होम केयर में रखें, और बाकी अपनी डाइट नेचुरल तरीके से अपने आप को मेंटेन रखें ताकि आपकी स्किन नेचुरली बेहतर है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को कोकोनट ऑयल आप जो है ना वो स्किन के ऊपर अप्लाई करें और सो जाएं, ऑलिव ऑयल आप लगाएं और सो जाएं, तो उससे डिफरेंस आता है, फर्क अगर तो प्योर चीज़ और नेचुरल चीज़ है, यस डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगी कि अगर आपने वो जो लोग चूँकि झांसे में आ जाते हैं कि ये करें तो ये हो जाएगा,
मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ, आप मुझसे ट्रीटमेंट शुरू करें, अपनी एक पिक्चर लें और टेक अनदर पिक्चर आफ्टर 1 मंथ एंड टेल मी योर रिजल्ट्स। पेशेंट खुद अपने रिजल्ट्स बोलता है, आई नेवर टेल माई पेशेंट कि आपके ऊपर फ़र्क पड़ा हुआ है। तो हमेशा ऐसे अपने पेशेंट को मैं कहना चाहूँगा कि रात को स्पेशली फीमेल्स ज़रूर क्लिनज करें फेस को, ताकि उन्होंने जितना मेकअप सारा दिन किया होता है उसको अच्छी तरह क्लिनज करके देन हाइड्रेट करें, क्योंकि हाइड्रेशन एंड क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हाइड्रेशन किस तरह होती है, अच्छा एलोवेरा वाला मॉइस्चराइज़र कोई लें तो जो मार्केट से मिलेगा, हम तो एक मेडिकल चीज़ देते हैं मगर मार्केट से आम सस्ते से ये चीज़ें मिल जाती हैं, वो करें और अपनी हैबिट्स को ठीक करें, सोना जागना खाना पीना, मिल्क का एडिशन, आपका आजकल फ्रूट्स जूसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये वाली चीज़ करें। और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई छोटे से लेके बुजुर्ग तक है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन में सब कुछ करना है, याद रखें। ये जितनी आपको न्यूट्रिशन देनी है दैट इज़ द ब्लड, फ्रॉम ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, वहाँ से जाके करना है, तो इससे एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो देखने में तो जुमला बड़ा लगता है कि ये अपने बातिन से जाहिर से ज़्यादा बातिन पे काम करें, तो जब आप अपना इनर सेल्फ अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे, पीसफुल रखेंगे, तो वो ग्लो आपके चेहरे पर भी आता है, आपकी स्किन भी बेहतर होती है। और जहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज की बात की है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रा टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज और फिटनेस से मुतालिक। यहाँ मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, तो अब बात करेंगे जहां मौसम में तब्दीली आ रही है तो अपना वर्कआउट रूटीन जो है वो भी तब्दील करें। वज़न कम करने के लिए जो रूटीन आपका है वो क्या होना चाहिए। और फिर जहां हम बात करते हैं ना कि कुछ लोग वज़न कम करने का प्लान तो कर लेते हैं, आपने देखा कि आपने अपना डाइट प्लान चेंज कर लिया, आप डाइट कर रहे हैं, खाना पीना आपने छोड़ दिया है, रोटी आपने स्किप कर दी है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। फिर कुछ लोग ये करते हैं कि जनाब सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, जिम जा रहे हैं और रोज़ाना जो है ना वो घंटों वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मील नहीं ले रहे होते उसके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उनका जो वज़न है वो जल्दी कम होता दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो किस तरह बदलते मौसम के साथ हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं और किस तरह से अपने रूटीन में चेंज लेकर आ सकते हैं, अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शान अकरम जो कि जिम ट्रेनर हैं और हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। साथ साथ अजीम ज़ुबैर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, योगा एक्सपर्ट, योगा करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना इफेक्टिव योगा रूटीन आप रख सकते हैं और इस मौसम में कितना आप इंजॉय कर सकते हैं योगा को। आयशा नासिर हमें ज्वाइन कर रही हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि इन सारी चीज़ों के साथ आपका जो मील प्लान है वो क्या होना चाहिए और किस हद तक आप डाइट कर सकते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करें, किन को आप स्किप कर दें मौसम की तब्दीली के साथ। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ओपन करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो ये कि मौसम में अब तब्दीली आ गई है, फूड्स चेंज हो जाते हैं, ओवरऑल सारा वेदर चेंज हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या जाता है और फिर वज़न कम करना जो लोग चाहते हैं वो किस तरह से अब इस मौसम को आगे प्लान करें अपने। देखिए जैसे अभी बताया भी गया कि इस मौसम में आइडियली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वज़न कम कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ना हमारा फ्रूट जूसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा होता है, जो कि फ्रुक्टोज जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। दो नेचुरल शुगर है लेकिन उसके अंदर फ्रुक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है। ना ही हम चाय कॉफ़ी उतनी ज़्यादा पी रहे होते हैं जितनी हम दिसंबर या जनवरी में पी रहे होते हैं। तो अब हमारी जो फूड्स हैं वो निस्बतन कम कैलोरीज वाली होती हैं और अब हमें बात किया कि हमने मज़ीद उसको मेनटेन कैसे करना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक बैलेंस मील लें और पोर्शन कंट्रोल के साथ चलें। मैं हमेशा ये कहती हूँ जंक फूड भी इंसान को खानी चाहिए और उसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि मेरी मदर की फ्रेंड है, उन्होंने अपने बच्चों को कभी जंक फूड नहीं खिलाया। अब जब बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए वो जैसे ही कुछ खा लेते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, होंठों पे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। अब एक इंसान वो सोशल एनिमल है, उसने लोगों में सोशलाइज तो करना ही करना है, उसने हर चीज़ खानी है। तो बस पोर्शन कंट्रोल बच्चे को आना चाहिए कि उसने बर्गर भी खाना है तो उसने एक वक्त में 4 बर्गर नहीं खा जाने, या उसने बर्गर खाया तो अब 1 महीना तक वो कोई और जंक फूड ना खाए। महीने में 1 दफ़ा जंक फूड की आउटिंग आपकी चलती है।
बहरहाल जहाँ तक बात है रोटी चावल की, रोटी चावल का इंटेक हमने 1 कप से ज़्यादा, यानी अगर रोटी है तो वो 1 फुल्का होना चाहिए, चावल है तो 1 कप से ज़्यादा हमने इस्तेमाल एक वक्त में नहीं करने। लेकिन वो लोग जो रोटी चावल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर जब आप वापस अपनी डाइट पे आते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आते हैं, वेट बाउंस बैक करता है और फिर उसको रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं शान के सिर्फ जो है ना जिम ही कर रहे होते हैं, डाइट नहीं कर रहे होते, तो उनको क्या टिप्स देते हैं? और फिर जिम करते हुए ये मौसम जो है ना वो कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं इस मौसम में? ये मौसम तो एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से हर मौसम में एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे माइंडसेट ऐसा है कि इस मौसम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर हम प्रोफेशनल्स अपने जो ट्रेनर्स हैं उनको देखें, वो मौसम को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं हर मौसम में आप एक्सरसाइज करो। देखो आपकी बॉडी है, आपने इसको मौसम के लिहाज से चलाना है। टफ टाइम आपने अपनी बॉडी को देना है। आपकी बॉडी जब टफ टाइम फेस करेगी तो आप हेल्दी रहोगे। अगर टफ टाइम आ गया, आप उस ड्यूरेशन में एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब आप मौसम अच्छा है उसमें एक्सरसाइज करोगे, आप अनहेल्दी हो। इसके साथ मैं डाइट, जैसे ये न्यूट्रिशन ने बताया कि डाइट पहले है देन एक्सरसाइजेज है। हम लोग डाइट को फॉलो नहीं करते। हम समझते हैं हम जिम करेंगे तो हम फिट रहेंगे। सबसे पहले आपको डाइट फॉलो करनी है, उसमें हेल्दी डाइट लें, देन जिम की तरफ आएँ। आपका गोल होना चाहिए, आप मसल साइज कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, या आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं। एक गोल आप प्लान करें, उसके मुताबिक आप डाइट भी करें और एक्सरसाइज भी करें। इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह आप हेल्दी भी फील करेंगे और अपने आप को फिट भी फील करेंगे। अभी आपसे एक्सरसाइजेज भी पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। पहले ज़रा योगा कितना हेल्पफुल हो सकता है वजन कम करने के लिए? खास तौर पे जो मैम हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम के हवाले से योगा में हम माइंडफुलनेस की बहुत बात करते हैं कि जो हमारा माइंड होता है ना, बॉडी पे इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने खुद कहा कि खास तौर पे इस मौसम में हमारा दिल कर रहा होता है, बहुत ठंड भी नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। अगर गर्मी होती है तो फिर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, बेसी लगा लेते हैं। बहुत ठंड है, फिर हम कहते हैं हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। तो इस मौसम में लोग भी ज़्यादा आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो हमारा माइंड भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। जब माइंड एक्सेप्ट करता है तो हम नॉर्मली ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा माइंडफुलनेस से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेते हैं। ज़्यादा हमें स्ट्रेस उस तरह से जो है वो नहीं होती, तो जो है वो डेफिनेटली हमारा जो है ना वो वेट लॉस भी होता है। ठीक है। योगा में नॉर्मली हम 2-3 चीज़ें कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माइंडफुलनेस फॉर वेट लॉस इसको कहते हैं, फिर बेटर स्लीप फॉर वेट लॉस, कि आपको जो योगी होते हैं उनको नींद अच्छी आती है। रिसर्च है जो 6 से 9 घंटे सोते हैं लोग, उनको जो है ना उनका फैट जो है लॉस वो ज़्यादा होता है। और जो वो खाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन जो भी वो खाते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं, उसमें ये होता है कि उनकी जो है ना वो हेल्दी फैट्स होते हैं, ये नहीं होते कोई बैड फैट्स होते हैं। अगेन मैं उसी में कहना चाहूँगा ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी और वर्कआउट। शान, आप हमें कौन से टिप्स दे रहे हैं? फ्लोर आपके हवाले, बताएं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं वजन कम करने के लिए, फैट लॉस के लिए। बिल्कुल। जो लोग घर में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सिंपल डंबल्स या फिर वाटर बॉटल पकड़ लें। इससे जो जिनकी साइड बेली, साइड फैट्स हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज है साइड डंबल्स। एक ये एक्सरसाइज है, फिर एक गुड मॉर्निंग है। इसमें आपने ये पोजीशन बनानी है, अपने हाथ को ऐसे करना है, ऐसे बेंड होके, और ये पीछे को जाना। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये आप 3 सेट्स करें और 15 रैप्स करें। इसके साथ आप योगा मैट पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपकी लोअर बेली को कवर करेगा। आप लेट के हाथ आप कैसे ज़मीन पे जाएंगे, आप लेग्स को ऐसे मूव करें, इट्स लेग रेजेस। सही। फिर आप हाथ को ऐसे रख के, ये आपकी अपर बेली को हिट करेगा। आप हाथ यहाँ पे रख के ये क्रंचेस भी लगा सकते हैं। ये एक दफ़ा में आप कितने सेट्स कर सकते हैं? आप 3 सेट्स करें और 12 to 15 रैप्स। ठीक है। और जो ख़वातीन पेट कम करना चाहती हैं, शोल्डर्स कम करना चाहती हैं, शोल्डर्स के लिए देखें कंपाउंड एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। लेडीज़ के लिए लेग्स शोल्डर दोनों को ही कवर करेगी। इसमें आप डंबल्स को या वाटर बोतल को ऐसे लिफ्ट करें, ऐसे स्क्वाट्स की पोजीशन में आप आएँ। जब ऊपर को आना है आपने ये हिट करना है, ये आपका 1 रैप काउंट किया जाएगा। ऐसे आप नीचे आएँ और ये एक्सरसाइज है। दूसरी लंजेस के साथ आपने साइड रेजेस लगानी है। आप मेरी पोजीशन को देखें, आप ये नीचे को आएँ, फिर आप ऊपर आएँ, फिर ये आपका शोल्डर और लेग्स दोनों को कवर करेगा। थर्ड वन, इसमें आपने ये पोजीशन बनानी है
और ये आपके बाजू आएंगे, ये डेड लिफ्ट और फ्रंट रेजिस दोनों को कवर करेगा। इसमें आप शोल्डर का वर्कआउट भी हो रहा है और आपकी लेग्स जो आपका ये हैमस्ट्रिंग है इसको भी कवर कर रहा है। इसमें आपके लेग्स और शोल्डर दोनों कवर हो रहे हैं। इसमें आप दोनों के फैट को बर्न कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो अब जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं या जिनके पास ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है, जो घर में करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास मशीन्स हैं वो भी आप घर में, क्योंकि लोग ट्रेडमिल खाली रख लेते हैं और जीरो उसका इस्तेमाल करते हैं, ये साइकिल जो है वो किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए? और आप घर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप टाइम को मैनेज करें, एक्सरसाइज करने का कोई टाइम आप प्लान करें। एक टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज का, मॉर्निंग हो या इवनिंग है। ये नहीं है कि आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करोगे तो आप फैट लॉस कर पाओगे, नहीं। आप इवनिंग में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम रखो जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है। उसमें ये आपकी साइकिल हो सकती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, क्रॉसफिट हो सकती है, ये सब एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं। ये साइकिल आप घर में चलाएं तो कितनी देर चलाएं और इसका फायदा क्या क्या होता है? स्टार्टिंग जिन्होंने स्टार्ट करनी है वो इजी होकर 5 to 10 मिनट्स चलाएं, जिनसे वो इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा करें, नो, आप इजीली 5 to 10 मिनट्स इसको एक्सरसाइज करें, साइकिल को करें, देन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आए। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है साइकिलिंग का? साइकिल आपकी पूरी बॉडी की कैलोरीज को बर्न करता है, आपकी पूरी ऑल ओवर द बॉडी आपकी फैट बर्न होता है। ये आपको वार्म अप भी देता है स्टार्ट में और आपकी कैलोरीज को भी बर्न करता है। ठीक है, तो घर में आप इसको कर सकते हैं और टाइम जो है ना वो इजीली कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आस्ता आस्ता जब आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, आपका दिल करेगा कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूं, तो आप करें। ठीक है, और साथ साथ जब योगा की बात करते हैं तो आप क्या टिप्स दे रहे हैं? हाँ, आज मैं एक्सरसाइज कुछ बताना चाह रहा हूँ वेट लॉस के हवाले से। नॉर्मली ऐसा होता है कि योगा ना सिर्फ वेट लॉस के हवाले से जो है ना वो काम करता है, बल्कि वेट की परफेक्ट टेंडेंसी को भी बरकरार रखता है। तो ये नहीं होता कि अगर आपने 2 महीने कोई एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं फिर आप कहते हैं कि इनटेक जो है ना हमारा हो गया। योगा में एक सीक्वेंस होती है, इसको हम सन प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। उसके 12 स्टेप्स होते हैं। अगर आप वो 3-4 दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो वो आप जो है वो बहुत बेहतर है। फुल बॉडी जो है ना वर्कआउट भी वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए छोटा सा टिप होता है, जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो हमने ब्रीदिंग करना होता है, सांस लेना होता है। जैसे ही हम ग्रेविटी के साथ जाते हैं तो हमने सांस को एक्सेल करना होता है। 12 स्टेप्स हैं, तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, विच इज़ वेरी नाइस। जब स्टार्ट में आप खड़े हो तो माउंटेन पोजीशन में खड़े होकर आप 2-3 पहले लंबे गहरे सांस ले लें। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है तो हमने इनहेल करके हाथों को ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। यू हैव टू लिफ्ट अप योर शोल्डर पेड। इनहेल किया, इनहेल करते हुए हम पीछे की तरफ इस तरह से लेके जाएंगे हाथ को मैक्सिमम, ठीक है। ये हेड टू टो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सेल करते हुए हमने नीज को बेंड करना इतना कि आपके हाथ जो है वो ज़मीन पे लग जाए और आपकी कमर स्ट्रेट हो, ताकि आपकी कमर जो है वो हर्ट ना हो, इस तरह से, ठीक है। एक्सेल करते हुए ब्रीद इन करते हुए देन हमने राइट वाली टांग को जो है वो पीछे की तरफ लेके जाना और नीचे की तरफ बैठना, ताकि हमारा पेल्विक जो है वो एक नाइसली सा स्ट्रेच हो, फेस हमारा बिल्कुल सामने होना चाहिए। एक्सेल करते हुए हमने जो है वो फुल प्लैंक में आ जाना, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। आप 3 टाइम जो है वो इसी पोजीशन में लंबे गहरे सांस लें, इनहेल करें नाक से और हमने जो है वो मुंह से एक्सेल करना होता है। प्लैंक भी जो है फुल बॉडी एक्सरसाइज हमारी होती है। देन हमने अगेन इनहेल करना है, घुटने ज़मीन पे रखे, चेन हमने ज़मीन पे रखी एंड देन इनहेल करते हुए पीछे पाँव बिछा देने हैं और हमने अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें आपने देख लेना कि आपकी लोअर बॉडी ज़मीन पे लगी हो, बाजू का ऐसे नहीं आपकी होनी चाहिए, लोअर बॉडी ज़मीन पे लगी हो, बेशक ये थोड़े से बेंड हो जाए, ठीक है। इसमें भी आप जो है ना पोजीशन पे 3 to 5 ब्रेथ तक आप रह सकते हैं। आपने इनहेल किया हुआ है, इसमें एक्सेल करते हुए आपने ऑल द वे डाउन, बहुत फेमस पोजीशन है जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हम करते हैं। यू हैव टू पुश द शोल्डर अवे एंड पुश द शोल्डर डाउन, नीचे की तरफ। अगर आपकी एड़ियाँ लग सकती हैं ज़मीन पे तो आप लगा लें, अदरवाइज़ अगर आपकी स्ट्रेट लाइन डिफाइन नहीं हो तो थोड़ी सी नीज को हम बेंड कर लेते हैं इस तरह से। और 3 to 5 ब्रीदिंग जो है आप इस तरह से ले सकते हैं। राइट हमने स्टार्ट किया था पीछे टांग रखते हुए, अब लेफ्ट से हम आगे रखेंगे, जहाँ से हमने किया सांस लेते हुए वहाँ पाँव रखा, एक्सेल करते हुए हम दोबारा आए, कमर को हमने स्ट्रेट किया एंड दोबारा हमने इनहेल करते हुए जिस पोजीशन में स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में हमने जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। तो एक्चुअली ये 12 स्टेप्स हैं। रिसर्च भी है कि हम जितना इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सेल करते हैं, उतनी हम कैलोरीज को बर्न करते हैं। अगर आप इसके 5 to 7 सेट या 10 सेट लगा लें तो ये बहुत बेहतर आपकी जो है ना फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, मसल मेमोरी के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए और स्पेशली जो है ना वेट लॉस के लिए।
सही। और पोजीशन मेंटेन करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपको मैंने देखा कि जिस पॉस्चर से आपने स्टार्ट किया बड़ी ब्यूटीफुली जो है ना आप उसी पॉस्चर में वापस आते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योगा। तो आप इंजॉय भी करते हैं, अगर आप वही बात है ना कि माइंड और आपका वो मैच होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये सारी एक्सरसाइजेस के साथ अभी हम और भी पूछेंगे आप लोगों से और क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आप भी कॉल्स करके पूछ सकते हैं कि जो आप किस तरह का वज़न कम करना चाहते हैं, कहाँ से आपको फैट ज़्यादा लूज़ करना है। साथ साथ ये कि ये सारी एक्सरसाइजेस, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम ट्रेनिंग कर रहे हो, किस तरह की डाइट अब हमें इनटेक लेना है इस मौसम के अंदर चेंज लाना है, क्योंकि हमने देखा कि अब कॉफ़ी चाय वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्किप हो जाता है, जैसे कि आपने कहा। और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अब इस मौसम? देखिए, ज़ीरा वाटर बहुत अच्छी चीज़ है। रात को एक चुटकी ज़ीरा भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के पानी पी लें, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसी तरह अगर किसी को ज़ीरा नहीं पसंद, वो सिनेमन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकता है। न्यूट्रासूटिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। खाली गर्म पानी भी पीते हैं, उसका वो भी पिया जा सकता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एक न्यूट्रासूटिकल, यानी कि उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वो जितना इफेक्टिव है। ज़ाहिर है हर एक के लिए न्यूट्रासूटिकल डिफरेंट होता है। किसी को एसिडिटी का मसला है तो वो, मैंने देखा है वो नींबू पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था कि पानी के अंदर लेमन डाल के जिसको एसिडिटी है वो भी पिया जा रहा है। तो लेमन सुबह उठ के कोशिश ये करें कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, स्पेसिफिकली मेल्स के लिए वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। शहद डाल लेते हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल, शहद भी मैं रिकमेंड नहीं करती, हो सकता है कोई रिकमेंड करता हो, बट मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सुबह उठ के शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद नाश्ता आपका हेल्दी होना चाहिए। जो लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं उनकी बॉडी में वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, कभी भी मील आपने स्किप नहीं करना। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद कोई हेल्दी स्नैक आना चाहिए, जिसमें पहले ये था कि मूंगफली और वो नट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा था। अगर अब आपको नट्स नहीं पसंद, आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट के हवाले से गलती ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेना शुरू कर देते हैं। फ्रूट सर्विंग्स आपने 2 रखनी है, कोई बॉडी में कमज़ोरी नहीं होती। वो मैं ख़वातीन को कहती हूँ आपने 2 से ज़्यादा फ्रूट नहीं लेने, आगे से कहती हैं कमज़ोरी हो जाएगी। किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होगी। दिन में 2 से ज़्यादा फ्रूट नहीं लेने। लंच का और डिनर के इस्तेमाल में सैलड का इस्तेमाल आपका ज़्यादा होना चाहिए, रोटी चावल का इस्तेमाल कम हो, और कोशिश करें उसके साथ गोश्त का इस्तेमाल या फ़िश का इस्तेमाल कर लें। फ़िश जो है वो जाने वाली है, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास डाइट का, तो उसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। दूध का इस्तेमाल 2 सर्विंग से ज़्यादा ना करें। अगर आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के साथ तो फिर कोशिश करें दूध का इस्तेमाल मज़ीद कम कर दें, और दही के अंदर मिंट या जीरे का इस्तेमाल करें ताकि वो रायता बन जाए। उसके ज़ाहिर है अपने फ़वायद होंगे। और वैसे भी अब जैसे जैसे मौसम गर्मी की तरफ बढ़ेगा तो मिंट तो बड़ा एक अच्छा सूदिंग एजेंट भी है आपके, ना सिर्फ स्किन के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अच्छा, एक तो पानी कितना इफेक्टिव होता है। पानी जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स हम बनाते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है वजन कम करने के अंदर, और एक्सरसाइज और योगा के साथ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्लान हो उसके लिए? ये डिटॉक्स वाटर वजन कम कराता है, ये मिथ है। इसका किसी किस्म का कोई साइंटिफिक एविडेंस इसके ऊपर नहीं है। अब देखें, अगर आपने एक फ्लेवर्ड ड्रिंक ले लिया, डिटॉक्स बेसिकली फ्लेवर्ड ड्रिंक है, अगर मैंने वो 1 गिलास ले लिया, मुझे हो सकता है अगले 2-3 घंटे तक भूख ना लगे। अगर मैं राउंड द डे वो 1.5 लीटर, आपने 1.5 लीटर बॉटल के अंदर बनाना होता है, अगर मैं पूरा दिन पीती रही हूँ तो ज़ाहिर है मैं उतनी ज़्यादा मंचिंग नहीं करूँगी, उतनी ज़्यादा निबलिंग नहीं करूँगी जितनी मैं आम रूटीन में कर रही होती हूँ। तो बस यही एक इफेक्ट होता है कि आपकी वो जो बेवक्त की भूख हो रही होती है या जो बार बार कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, डिटॉक्स वाटर उससे रोक देता है। डिटॉक्स वाटर कभी भी बॉडी का ना वेट लॉस कराता है ना डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, ये बिल्कुल एक मिथ है। जहां तक बात है पानी के इस्तेमाल की, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पानी का इस्तेमाल, देखिए कई क्लाइंट्स आते हैं वो आके कहते हैं हम डाइट भी बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे होते। पानी का इस्तेमाल 8 गिलास वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। कोशिश ये करें नमाज से पहले और नमाज के बाद 1-1 गिलास पी लें, आपके 10 गिलास पूरे हो जाएंगे। ठीक है। पानी के लिए ऐसे मैं बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस में पिए, आप वेट गेन में भी पानी का बहुत ज़रूरी है। देखें, आपने हैवी मील ली है, उसको डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करने में पानी का बहुत मेन रोल है। वेट लॉस और मसल गेन या वेट गेन, पानी का दोनों में मेन रोल है। सही। तो वेट गेन करने के लिए कैसे लोग पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? पानी का इस्तेमाल ऐसे ही नॉर्मली, जैसे आपने मील ले लिया उसके हाफ एन आवर बाद आप पानी पिए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज लोगों में बड़ा कंसेप्ट है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आप डिहाइड्रेट होते हो, आप पानी का इंटेक करो, लेकिन आप अपने साथ वाटर बॉटल रखो, 1-2 सिप साथ साथ लेते रहो। पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो कम से कम जब योगा कर रहे होते हैं तो कितनी देर आप कर सकते हैं और बेस्ट टाइम क्या है योगा करने के लिए? हाँ मैम, बेस्ट टाइम ये है कि अर्ली मॉर्निंग करें विद एम्प्टी स्टमक करें। एक्चुअली ये जो बात करें डिटॉक्स वाटर की, योगी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब हम कोई चीट मील लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, तो उसके लिए उसके बाद दो तरीक़ेकार उसमें किए जाते हैं। या तो दुनिया में भी जो किया जाए वो फास्टिंग की जाती है ताकि जो डैमेजेस आपके होते हैं वो आप उसको रिकवर कर लेते हैं, या आप इस तरह का पानी लेते हैं जिसको डिटॉक्स वाटर कहते हैं, जिसमें आपके जो टॉक्सिफिकेशन आपकी हो जाती है। अगर आपकी कोई वायरसेस है, नॉर्मली जैसे मैं अगर कोई दोस्तों के साथ चला गया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोई मील्स खिला दिए, बड़ा बिग खिला दिए किसी ब्रांड का जो बर्गर खिला, तो उसके बाद यही होता है कि नेक्स्ट डे जो होता है ना, मैं कोई इस जैसे आपका लीमू पानी है तो आई हैव दैट बॉटल और मैं सारा दिन जो है ना वो 1 या 2 मील मिस करता हूँ ताकि बॉडी जो है वो रिकवर करे। अदरवाइज आपकी, क्योंकि हम माइंडफुलनेस में बहुत काम करते हैं, हमें फील होता है, हमारी बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है। कुछ अनहेल्दी खाते हैं तो हम चिड़चिड़े होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, ब्लोटेड फील करते हैं। तो इस हवाले से भी जो है ना वो जो खासतौर पर मील का इफेक्ट होता है जो है आपका वजन बढ़ने में, उसमें आपको काम करता है। रात को सोने से पहले भी योगा हो सकता है? या रात को सोने से पहले योगा हो सकता है, लेकिन इंटेंस नहीं करना चाहिए। हम उसको कहते हैं रेस्टोरेटिव योगा, जो लाइट स्ट्रेचेज होती हैं, ताकि ये ना कि आप बहुत हाइपर इंटेंस हो जाए फिर आपको नींद भी ना आए। जो रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल आपने हिप फ्लेक्सर के मसल को रिलैक्स कर ली, शोल्डर के आप जैसे बैठी हुई हैं, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो स्टिफ होते हैं उसको रिलैक्स कर ली, नेक के मसल्स को रिलैक्स कर लिए, बिल्कुल जो लो इंटेंस का योगा हो जिसके बाद आपको साउंड स्लीप आए, इस तरह का योगा। कितना टाइम एक जिम ट्रेनर डिमांड करते हैं लोग कि आप इतना टाइम तो एटलीस्ट दें अपनी बॉडी को और जिम? इट्स डिपेंड ऑन योर गोल। अब फैट लॉस के लिए कोई न्यू कमर है उसको हम 30 to 45 मिनट्स रिकमेंड करेंगे। ग्रेजुअली उसका ऑटोमेटिकली स्टेमिना बढ़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। देखिए फर्स्ट डे एक न्यू कमर आया, उसको हम 1.5 एक्सरसाइज करवा लेते हैं, वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो जिम नहीं आएगा। उसको ग्रेजुअली उससे पूछें कि आप इजी हैं एक्सरसाइज करने में, जब वो इजी हैं तो आप उसको एक्सरसाइज कराएं। अगर वो एग्जॉस्ट हो गए हैं उनको फिनिश करवा दें एक्सरसाइज, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने की। ग्रेजुअली जब उनका स्टेमिना बढ़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छा एक्सरसाइज में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। आप हैप्पी होकर जिम आओ, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, देन आप फिट हो पाओगे। जो ख़वातीन अक्सर घरों में योगा और एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो उनके लिए एक तो क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह से कर सकती हैं, और जो गलतियां कर जाती हैं उनके बारे में ज़रा उनको एजुकेट। अच्छा, वो यही है कि योगा में भी नॉर्मली है कि आपको हमेशा स्टार्ट जो है ना वो ब्रीदिंग से करना चाहिए। जो ये बात कर रहे हैं ये एक्चुअली योगी कॉन्सेप्ट है कि जो आपका माइंड होता है, अगेन मैं वही बात करूँ, वो आपकी बॉडी पे इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने कोई भी चीज़ को एग्जॉस्ट नहीं करना, यू हैव टू गिव द टाइम टू योरसेल्फ। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि हैव अ फ्लेक्सिबल माइंड फॉर द फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या माइंड को फ्लेक्स हो सकता है, आप पहले दिन 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज करें, यू फील एग्जॉस्टेड, ठीक है, जस्ट लीव दैट। ठीक है, आप वॉक करें, कुछ और जो है ना आपकी एक्टिविटी करनी है, तो स्टार्ट विद द वेरी स्लो कि आप अपने जो भी आपकी प्रैक्टिस आप उनको प्रैक्टिस करते रहें और डेफिनेटली आपको गोल अचीव होगा। योगा से आपकी बेस्ट वे टेंडेंसी होती है। वॉक से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं आयशा? बिल्कुल वॉक से भी कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि वॉक में आपको ज़्यादा देर वॉक करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज आ रही है, ये दोनों बेहतर बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो ज़रा कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देती हैं। कार्डियो बहुत अच्छी है, वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बट पॉइंट इज ये ज़्यादा बेहतर आपको इस बारे में बता देंगे। मैं बताना चाहूँगा जी, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कार्डियो ही सिर्फ फैट लॉस कर सकता है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल एक्सरसाइज होनी चाहिए, कार्डियो भी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, क्रॉसफिट भी। तीनों एक्सरसाइज आप करोगे आप जल्दी वेट लॉस कर पाओगे। देखो आप कार्डियो रोज करके बोर हो जाओगे, कितनी देर कार्डियो करोगे, 15 डेज करोगे, बोर हो जाओगे, आप टाइम ड्यूरेशन में बढ़ जाओगे, आपकी बॉडी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगी जो आप चाह रहे हो। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, आप क्रॉसफिट भी करो और आप कार्डियो भी करो। तो यानी आप जो है वो आप अपनी मर्जी से जो है चूज कर सकते हैं कि आपका जैसा मूड हो, जैसी आपकी बॉडी कहे, जैसे कि ये कह रहे हैं ना माइंड कहे, वैसे आप ट्रेन करें अपनी बॉडी को और इंजॉय करें आप अपने जो वेट लॉस प्रोग्राम्स को, डाइट्स को, तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी परफॉर्मेंस देख सकेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द शो और हमें इतनी ज़बरदस्त टिप्स दी हैं। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।